गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं वे विद्यार्थी के जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जिन स्टूडेंट का लग रहा है कि हमारा मैथ का अभी तैयारी बढ़िया से नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मैथ में नंबर लाएं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में हम वो सारे क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैच करेगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है उन सभी क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आए हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको बढ़िया से देखते हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं ना। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। तो आप देखिए इसका अभाज्य संख्या कौन होगा? 29। 29 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है जो एक और अपने आप से कटता है। बाकी देखिए सभी संख्या, जैसे 25 की बात करते हैं, 25 जो है वो 5 से भी कटता है। 16 की बात करते 16 जो है वो आपका 4 से कटता है। 115 भी किसी न किसी संख्या से कटना ही कटता है, ठीक है। तो ये संख्या मतलब पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29, ठीक है। तो वैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई बिंदु 4,3 किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। बताना है आपको कि जो पॉइंट 4,3 है वो कौन सा कोऑर्डिनेट में स्थित है। तो आपको पता है कि आपका कोऑर्डिनेट जो होता है किसी तल को दो भागों में, एक ऊपरी अर्धतल एक नीचे अर्धतल में बांटता है और एक पूरे प्लेन को चार भाग में बांटता है ना। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट में जो होता है सारा एक्स और वाई दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे पॉइंट होता है उसके एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है ना। अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। अगर हम यही बात करें फोर्थ कोऑर्डिनेट पे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है ना। एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो आपको बताना है कि बिंदु 4,3 किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। आप बताइए, दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो पॉइंट है ये पहला कोऑर्डिनेट में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर है ना। एक वृत्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या कितना? आर, ठीक है। तथा इसकी ऊंचाई एच है, इसकी ऊंचाई एच है। तो बताना है कि उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन का एक फॉर्मूला होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर, लंबवृत्तीय बेलन पाई आर स्क्वायर एच है ना। ऑप्शन नंबर डी। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है एक त्रिभुज है जिसका कोण एबीसी जो है उसमें से कोण ए जो है वो 90 डिग्री है ना। ए कितना है? 90 डिग्री है। और बीसी का वैल्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर। बीसी का वैल्यू कितना है? 13 सेंटीमीटर। और एबी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो एसी का मान निकालना है। तो अगर हम एक ट्रायंगल में बात करें कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए कह रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर मान लेते हैं ए है। तो ए बी सी, ये कह रहा है आपका 90 डिग्री है, चलो 90 डिग्री दे देते हैं, है ना। फिर कह रहे बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है? बीसी का वैल्यू 13 है। बीसी का वैल्यू 13 है। और एबी, एबी का वैल्यू कितना है? 12। एबी का वैल्यू कितना है? 12 है। तो आपको बताना है कि एसी का वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में पाइथागोरस एक प्रमेय होता है जो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम अगर हम बीसी आपका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब, लंब का मतलब क्या हुआ? एबी का स्क्वायर, आधार, आधार की करेंगे तो क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर, है ना। तो ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम इन सभी में इन सब का वैल्यू दे दें तो देखिए क्या निकलता है। हमको चाहिए बीसी, बीसी का वैल्यू कितना दे रखा है? 13। तो बीसी की जगह पर हम 13 दे देते हैं, है ना। एबी, एबी की जगह पर हम कितना देते हैं? 12 दे देते हैं, है ना। एबी को 12 दे देते हैं। एसी हमको चाहिए, देखिए एसी निकल जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लो। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और इधर हो जाएगा एसी का स्क्वायर। तो अगर हम एसी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एसी का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 169 में से 144 घटा देंगे, घटा दीजिए। 9 में से 4 का 5 हो जाएगा, 6 में से 4 का 2 होगा, खत्म। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू बन गया कितना? 25। तो एसी का वैल्यू कितना होगा? तो एसी का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद है
जिसका शून्यक आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शून्यक होगा। भाई इसका देखो, इस सवाल का क्वेश्चन को बनाना कितना आसान है और कितना इंटरेस्ट से बनता है। हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। हम देखो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, है ना? इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। अगर हम इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो माइनस कितना आएगा, 3 आएगा, है ना? -1 और -2 कितना होता है, -3 होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये शून्यक है। हम कह रहे हैं द्विघात बहुपद का शून्यक कौन है, तो ये तो शून्यक ही दिया हुआ ना। हम क्या किया, शून्यकों को योग कर ले, सभी ऑप्शन के सभी शून्यकों को योग कर ले। और हम चेक करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योग होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/a करेंगे तो ये -3/1, यानी कि जो ऑप्शन का वैल्यू -3 आ रहा है, जो ऑप्शन का वैल्यू -3 आ रहा है वो आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखो, अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो पासा आपको पता है डाइस। डाइस अगर आप एक पासा को टॉस्ट करोगे, एक पासा को उछालोगे तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी आप एक पासा को उछालोगे तो सिंपल स्पेस जो है वो 1 से 6 तक मिलेगा, है ना? 1 से 6 तक मिलेगा। अब इसमें कहता है कि अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो आपको पता करना है कि भाई अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है। तो बताइए इसमें अभाज्य संख्या आपको 2 मिल जाएगा, अभाज्य संख्या 3 मिल जाएगा और अभाज्य संख्या कितना मिलेगा, 5। तो अभाज्य संख्या 3 आ रहा है कितना नंबर में से, 6 नंबर में से। काट दोगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा, तो अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोसेक 45 डिग्री का सही मान क्या होगा। साइन 45 को उल्टा कोसेक 45 होगा और साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2, तो कोसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है ना। यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है तो आपको बताना है कि वह क्या होगा। क्या वह आयत होगा, क्या वह वर्ग होगा, क्या वह समचतुर्भुज होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, एक प्रकार का समचतुर्भुज होगा। याद रखना एक प्रकार का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं अगर एक वृत्त को स्पर्श करता है तो वह कौन सी रेखा होता है, तो वह क्या होता है, तो वह एक प्रकार का समचतुर्भुज बनाता है। क्या बनाता है, वह एक प्रकार का समचतुर्भुज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है। और मीनार पर कह रहा है कि 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो बताना है मीनार की ऊंचाई कितना। तो ठीक है भाई, हम मीनार का ऊंचाई निकाल लेते हैं। ये है आपका मीनार, ये आपका क्या है, मीनार है ना। हम इसको मान लें मीनार है, ठीक है। और मीनार कहता है 100 मीटर दूर कोई बिंदु से स्थित है। हम मान लेते हैं ई पॉइंट से यहाँ पर कितना, 100 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। और कहता है उन्नयन कोण, मतलब ऊपर जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो नीचे 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपसे पूछ रहे भाई मीनार का ऊंचाई क्या होगा, तो ये वाला हाइट तुमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, हम लगा देते हैं साइन, क्या लगा देंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री लगाएंगे तो थीटा सामने लंब होता है जो मीनार की ऊंचाई बताएगा। आधार हो गया सब। आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो √3 बराबर एच अपॉन कितना हो जाएगा, 100। तो पता है कि एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 √3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के। तो बोर्ड एग्जाम में जो, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उतना ही आसान आसान पूछता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है ना, क्लियर है, तो आप 100 में 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से सही कर सकते हो, 50 पे 50 क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत हो, है ना, बताना है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या है, अनंत है, तो उनके आलेख कैसा होगा। तो आपको पता है कि अनंत हल है मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैपिंग है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या ओवरलैपिंग है ना, दोनों लाइन एक दूसरे
पर चिपका हुआ है, जब चिपका हुआ है तो उसमें अनंत बिंदु होगा ना। तो इस कंडीशन में बताइए क्या होगा कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत है तो उसका आलेख कैसा होगा? क्या समांतर होगा, क्या प्रतिच्छेदी होगा, क्या संपाती होगा? तो इसका होता है संपाती हल होगा, है ना, संपाती। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग रहता है तो उसको बोलते हैं संपाती। जब दो लाइन एक दूसरे के समानांतर रहता है, मतलब इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो समानांतर रेखा होता है। जब एक हल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो इन तीनों को आप याद रखोगे, बोर्ड एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक होता है ना। तो आपसे पूछ रहे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। मैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी कि आपको पता करने के अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब हमको परिमेय संख्या ढूंढना है। तो परिमेय संख्या कौन है? सीधा सीधी ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। देखो ये 64 का रूट वैल्यू कितना निकल जाएगा? 8। 81 का रूट वैल्यू कितना निकल जाएगा? 9। 8 9, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और बाकी सब जो है देखो, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p 2p+1 और 4p+1 एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो बताना है भाई कि p का वैल्यू कितना होगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन, ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है ना, पसंद आ रहा है, तो आप क्या करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है ना। और क्या करना है, आप कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको आप लाइक कीजिए। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सीरीज को, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि ये p है और ये 2p+1 है और ये 4p+1, कह रहा है अगर एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो बताना है कि p का वैल्यू क्या होगा। p का वैल्यू क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर ए बी सी एपी में हो, तीन संख्या एपी में हो, तो 2b जो होता है वो a+c के बराबर होता है। 2b a+c के बराबर, यानी कि बीच वाला को दोगुना कर दो। बीच वाला का दोगुना करेंगे तो 2 टाइम्स 2p+1 है ना। औठी और कोठी को जोड़ दो, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, तो p+4p-1। अगर हम इसको करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4p प्लस में 2 होगा ना। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही ना होगा। यहाँ पर जोड़े तो 4 एक कितना हो जाएगा? 5p और -1। अगर हम इसको राइट तरफ लाए तो 5p में से 4p जाएगा तो एगो p बचेगा। अगर हम इसको इधर लाए 1 को राइट तरफ लाए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? तो p का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर है थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान कितना के बराबर होगा? tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा के वैल्यू आपको पता करना है। आपको पहले से पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक होता है। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, आप यहाँ से क्या करो इस सवाल में, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। अगर आप माइनस से कॉमन ले ले तो जो निगेटिव में है वो बन जाएगा पॉजिटिव में, है ना। जो निगेटिव में वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव में। और जो पॉजिटिव है वो बन जाएगा आपका निगेटिव में। जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा? निगेटिव में बन जाएगा, है ना। जो पॉजिटिव है निगेटिव में बन जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ गया। ए माइनस को राइट तरफ ठेलोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा? -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -1। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है ना, कि आप ऐसे रखोगे कि हम पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसी चीज को ये उलट दिया है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो लिख दे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इस कंडीशन में सवाल में आंसर में क्या चेंजिंग आएगा? तो चेंजिंग आंसर में क्या आएगा? जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के का किस मान के लिए समीकरण कितना, समीकरण कितना है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 इक्वल टू 0 के मूल जो है वो वास्तविक तथा समान होगा। आपको पता करना है कि किस कंडीशन में मूल वास्तविक और समान होगा। तो आपको पता है कि मूल और वास्तविक समान कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 होता है, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जब 0 होता है, उस कंडीशन में मूल जो होता है वास्तविक और समान होते हैं। तो डी का वैल्यू कितना होता है, डी का वैल्यू होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू पता करो, बी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। -4 हो गया, ए का वैल्यू कितना है, के हो गया, और सी का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। इसको आप कैलकुलेशन कर लो, आपको के का वैल्यू पता चलेगा। तो 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के। इन सभी को हमने राइट तरफ लेकर आए, तो 4 के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 के हो जाएगा। राइट तरफ लाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब के से काटेंगे तो 4 × 16, यानी के का वैल्यू कितना आएगा, तो के का वैल्यू आपका 4 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपको पता करना है कि रूट फोर कौन सी संख्या है। तो आपको पता है रूट 4 कौन सी संख्या होगा, वैसी संख्या जिसका रूट वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, वैसी संख्या जिसका आप रूट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे √4 का रूट वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये पूरा पूरा रूट वैल्यू निकल गया। तो इस कंडीशन में ये संख्या जो होगी वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर रूट वैल्यू नहीं निकलता, जैसे देखो √3 का पूरा पूरा रूट वैल्यू नहीं निकलता है, तो इस कंडीशन में ये संख्या जो हो जाएगा वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पता करना है कि सम संख्या का रूप क्या होगा। कोई भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या देखिए ये होगा, ये सम विषम दोनों हो सकता, नहीं होगा, ये आपका विषम संख्या, ये आपका विषम संख्या है, तो सम संख्या कौन होगा, 2m होगा। कोई भी सम संख्या जो होता है 2m का मल्टीपल होता है। कोई भी सम संख्या क्या होता है, 2m का मल्टीपल होता है। 2m हो सकता है, 2n हो सकता है, 2p हो सकता है। यानी कि पूर्णांक संख्या आप किसी को मान लो, यहाँ पर पूर्णांक संख्या m माना है तो 2m का मल्टीपल होगा। कल के अगर कोई p मान लेते तो p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि cos स्क्वायर a इक्वल टू 1/2, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1/2, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर देते हैं 1 और माइनस cos स्क्वायर a का वैल्यू दे दो। cos स्क्वायर a का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 दे देंगे, तो 1 रुपये में 8 आना जाएगा, तो 8 आना ही ना बचेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की परिधि अगर 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो आपको पता है कि वृत्त का परिधि जो होता है वो 2πr के बराबर होता है। वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr के बराबर होता है। तो ये 2πr जो है 462 के बराबर है। तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा ना। अब इसको करेंगे तो 462, अगर आप इसको काटेंगे तो 22×2 = 44, अब 22 एकम 22, एक कट गया। अगर आर काटेंगे तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7×2 = 140, 140 और 7 147 और बटा 2। अगर हम इसको काटेंगे तो 7×2 = 14, 3×2 = 6, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, 73.5 सेंटीमीटर के बराबर। कितना आएगा, 73.5 सेंटीमीटर के बराबर इसका त्रिज्या आएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, इसे लाइक ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करता है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो बताइए शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, अंश नहीं, हर में हमको देखना है। हर में अगर केवल दो हो, हर में क्या हो, अगर केवल दो हो, हर में केवल दो हो, हर में केवल 5 हो, हर में केवल 5 हो, या हर में 2 भी हो और 5 भी हो, तो उस कंडीशन में उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। तो देख लो ये 5 है ना, शांत है। ये 5 है, ये 8 है ना। तो दूधू को शांत हो गया, ये भी तुम्हारा शांत है, ये भी तुम्हारा शांत है, ये तुम्हारा शांत नहीं है, ये तुम्हारा शांत है, ये तो पता नहीं 17 ने, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस सवाल का दो दो ऑप्शन है। तो परमेय संख्या में इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 3/7, 2 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 पर पावर कितना आ रहा है, 2 पर पावर आपका आ रहा है
हाँ, 2 पर 4 कितना आ रहा है? 2 दूनी 4 गुना 8, 3 आ रहा है ना। तो ये भी शांत हो जाएगा। और इस सवाल में देखो ये भी शांत हो जाएगा, भागा देके देखो पूरा पूरी कट जाएगा ना। तो इस सवाल का दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऐसा रहता नहीं एग्जाम में, ऑप्शन एक कोई एक ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, जो दो दो ऑप्शन डाल दिया। 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श, वृत्त वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है। कोई रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, तो वह रेखा क्या कहलाता है? सीधा सीधा स्पर्श रेखा कहलाता है भाई। अगर एक बिंदु पर करे तो स्पर्श रेखा कहलाएगा, दो बिंदु से जाए तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है ना। तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो यही था, ये पहला वीडियो वीडियो था। बताइए आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, अगर लग रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।